फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम बात करेंगे सुपोषण और कुपोषण। ये दो टॉपिक हैं, बट ये याद रखिएगा यूथ कंपटीशन टाइम की चैप्टर वाइज जो श्रृंखला चल रही है उसी का फर्स्ट चैप्टर का बी पार्ट है। हमने ये तक कंप्लीट करा दिया था, ये इसका बी पार्ट है। देखिए, काफ़ी दिनों के बाद यानी हमें ऐसा लगता है कि क्या करना चाहिए। टीजीटी पीजीटी के लिए हमारे पास 2 से ढाई महीने हैं। अगर इन 2 से ढाई महीनों में अगर हम डेली 50 या 25 क्वेश्चन डेली करें एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, तो अमूमन हमारी तैयारी औरों से कई गुना बेहतर हो जाएगी। ये बुक तो हमारे पास है ही है, यूथ कंपटीशन टाइम लगाने के लिए पूरी लगाएंगे इसे, बट इसके साथ ही हमारे अगर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी चलने लगें तो उससे और मतलब हमारी तैयारी में क्या हो जाएगा और धार तेज हो जाएगी। तो चलिए, आपको मे बी आज से या फिर कल से ये श्रृंखला मिलने लगेगी, जिसमें हमारे 25 से लेकर 50 तक क्वेश्चनों की श्रृंखला हुआ करेगी। जैसे ही ये एक पूरा पैकेज बन जाएगा तब आपको पीडीएफ फॉर्मेट में दे दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। यहाँ पे अगर बात की जाए तो आप समझ ही पा रहे होंगे, सुपोषण और कुपोषण यानी जहाँ पे पोषक तत्वों की कमी हो जाती है वही कुपोषण हो जाता है। और यहीं पे अगर बात करते हैं सुपोषण की, तो सुपोषण का मतलब जिस जिस एज ग्रुप में आप हैं, जिस मतलब फील्ड में आप कार्य कर रहे हैं, या कहें कि जो आपकी बॉडी की नीड है वो सारी फुलफिल हो रही है पोषण के अकॉर्डिंग, तो वो हो जाता है सुपोषण, यानी आपका गुड आपके अंदर पोषण मौजूद है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आवश्यकता से अधिक भोजन ग्रहण करना कहलाता है, तो ये अति पोषण कहलाता है। यानी जितनी आपको आवश्यकता नहीं है, जितनी आपको नीड नहीं है, उससे ज़्यादा आप अपने शरीर के लिए न्यूट्रिशन दे रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये अति पोषण हो जाएगा। यानी आवश्यकता से अधिक भोजन ग्रहण करना अति पोषण कहलाता है। अति पोषण यानी ओवर न्यूट्रिशन कहते हैं इसको, यानी बॉडी वेट आपका इतना बढ़ जाए कि जो आपकी एज नहीं है उससे कई अधिक, जैसे मोटापा। ठीक है, यहाँ पे साफ साफ क्लियर, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ओवर न्यूट्रिशन का। तो जैसे मोटापा, हृदय रोग, यहाँ पे हार्ट डिजीज़ भी जब भी आती हैं जब यहाँ पे चर्बी यानी कहें कि वसा की जो परतें अधिक जम जाते हैं। उच्च रक्तचाप भी व्यक्ति को तभी होता है। हाइपर विटामिनोसिस यानी ए और डी की मात्रा बढ़ जाना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गंभीर कुपोषण परिभाषित होता है डॉट डॉट की अत्यधिक निम्न स्थिति से, तो हो जाएगा लंबाई के सापेक्ष भार। ठीक है, लंबाई के सापेक्ष भार, यानी गंभीर कुपोषण कब हो जाएगा, जब लंबाई के सापेक्ष भार की अत्यधिक निम्न स्थिति से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पीईएम की बात की जाए तो ये बच्चों में बीच कुपोषण का सबसे व्यापक रूप से प्रचलित रूप है, यानी अभी जो चल रहा है पीईएम, तो ये सबसे व्यापक रूप है। अगर इसकी बात की जाए तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाती है, प्रोटीन, पी का मतलब प्रोटीन, ई का मतलब एनर्जी, और एम का मतलब है माल न्यूट्रिशन। तो इस तरह पीईएम का क्या अर्थ हो जाता है, प्रोटीन, एनर्जी और माल न्यूट्रिशन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जीव रासायनिक परीक्षण को पोषणजहीनता रोग की सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे इस तरह से हमें इसे क्या करना है, सुमेलित करना है। तो यहाँ पे देखिए, हीमोग्लोबिन की मात्रा, फिर क्या है, सीरस रेटिनॉल, मूत्रीय आयोडीन यानी आयोडीन मूत्र में कब निकलता है, विटामिन ए की हीनता। तो इस तरह से आपको क्या करना है, इनको मैचिंग करना है। ये क्वेश्चन हमारा कब का होता है, तो ये क्वेश्चन आपका जो बनता है हमेशा वो केस में बनेगा, तो जो यूजीसी नेट है इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। और आने वाला एलटी, जो एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम है जो आपका होगा, उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। चलिए, तो यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ की अगर बात की जाए मूत्रीय आयोडीन, तो आपको पता है आयोडीन की कमी से क्या हो जाता है, गलगंड हो जाता है, जिसको गेंगा भी कहा जाता है। अगर बात की जाए यहीं पे हीमोग्लोबिन, तो यह क्या हो जाता है, हीमोग्लोबिन यानी रक्त अल्पता हो जाता है, जिसको अनीमिया भी कहा जाता है। तो जब आपको 2 पेयर पता है तो कभी कभी वहाँ पे इतने से ही आपका क्वेश्चन निकल आता है, क्योंकि देखिए ये यूजीसी का नेचर है और यूजीसी इसी तरह के क्वेश्चन करती है। यानी अगर यूजीसी के आपको 100 क्वेश्चन मिलते हैं तो 100 में 70 इसी तरह के होते हैं पेयर वाले। तो यहाँ पे देखिए साफ साफ अगर सीरम एल्बुमिन की बात की जाए तो इससे प्रोटीनहीनता हो जाती है। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो आप बताएंगे क्वाशोरकर हो जाता है, जो बच्चों में देखने को मिलता है। हीमोग्लोबिन की कमी से रक्त अल्पता,
मूत्र या आयोडीन से गलगंड हो जाता है। सीरम रेटिनॉल से विटामिन ए की हीनता हो जाती है। जब भोजन सीधे नसों में दिया जाता है तो इसे कहा जाता है, तो याद रखिए इसको माता पिता संबंधी पोषण कहा जाता है। ये जब कोई मरीज पोषक तत्वों यानी भोजन को सामान्य रूप से आहार नाल द्वारा ग्रहण करने में असक्षम होता है, तब उस मरीज को जीवित रखने के लिए सभी आवश्यक पोषक तत्वों को अंतःशिरा या बी में, माता पिता इसमें नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, इंटरवेंशनल अंतःशिरा या शिराओं के माध्यम द्वारा दिया जाता है, जिसे पेरेंटल पोषण कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, बस इसका इंग्लिश टर्म याद रखिएगा, क्योंकि जब भी मतलब गलत होता है क्वेश्चन तो कहा जाता है कि जो सही माना जाएगा वो इंग्लिश वर्जन सही माना जाएगा। तो आप याद रखेंगे कि यहाँ पे पेरेंटियल न्यूट्रिशन होता है, क्योंकि मोस्टली अब तक जो क्वेश्चनों में मिलता रहा है वो क्या मिलता है, शिराओं के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन है, ये यूजीसी नेट का है और कब का है, 2021 का है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, यह तीव्र डायरिया, शॉर्ट बोवेल्स यानी कुछ भी कंडीशन होती है जब व्यक्ति की खुद की आहार नाल काम नहीं करती, सिंड्रोम, और यहाँ पे कुपोषण और आदि रोगों के मरीजों को दिया जाता है। भारत पर निम्नलिखित सूक्ष्म पोषक पदार्थों की कमी संबंधी विकारों का उच्च बोझ है। यानी भारत अभी मतलब भारत में इस तरह के कौन कौन से केस आपको देखने को मिल रहे हैं, तो आप याद रखेंगे कि भारत में अभी घेंघा के यानी आयोडीन की कमी से गलगंड के रोग देखने को मिल रहे हैं, रतौंधी के, और यहाँ पे रक्तअल्पता रोग देखने को मिल रहे हैं। घेंघा, रतौंधी, रक्तअल्पता। भारत में निम्नलिखित सूक्ष्म पोषक पदार्थों की कमी का उच्च प्रचलन है, तो आप यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, सूक्ष्म पोषक पदार्थों की कमी का उच्च प्रचलन है। तो अभी हमने क्या पढ़ा था वहाँ पे कि आपका क्या है, घेंघा, और याद रखेंगे यहाँ पे घेंघा यानी गलगंड, रतौंधी और रक्तअल्पता। तो इसी तरह से यहाँ पे भी पूछा जा रहा है कि सूक्ष्म पोषक पदार्थों की कमी का उच्च प्रचलन है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हम देखते हैं। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या है इसमें, तो याद रखिएगा एक है विटामिन ए, क्योंकि वहाँ पे था, और दूसरा क्या हो जाएगा, डी यानी लोहा तत्व। इसकी सूक्ष्म पोषक पदार्थों की कमी अभी भी भारत को झेलनी पड़ रही है। आंसर जो रहेगा क्या रहेगा, वो ए और डी, विटामिन ए और लोहा तत्व और फॉलिक एसिड जनित सूक्ष्म पोषक पदार्थों की उच्च प्रचलन है। कुपोषण मानव शरीर में विभिन्न रक्षा प्रणालियों पर यहाँ पर विपरीत प्रभाव डालता है, तो यहाँ पर उपरोक्त सभी हो जाएगा। प्रतिजैवी निर्माण, यहाँ पर फैगोसाइटिक क्रिया, ऊतक अखंडता। निम्न में से कौन बच्चों में PEM का कारण है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है तनाव। PEM का कारण, PEM को हमने अभी पढ़ा था, P माने प्रोटीन, E माने एनर्जी और M माने मालन्यूट्रिशन। भारत में पोषक तत्वों की कमी से सर्वाधिक रूप में पाई जाने वाली बीमारी है, तो वो होता है ऊर्जा प्रोटीन कुपोषण। 6 माह से 60 माह की आयु के बच्चों में SAM के निदान के लिए निम्नलिखित मानदंड है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर राइट आंसर की अगर बात की जाएगी तो वो हो जाएगा एक, यानी उच्च के लिए वजन 3 और MD से कम, और यहाँ पे जो दूसरा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा MUAC 115 यहाँ पे मिमी से कम, और तीसरा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा एडिमा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। ये भी यूजीसी नेट का है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसमें इसी तरह के पेयर्स आपको देखने को मिलते हैं, बट टीजीटी पीजीटी में ये नहीं मिलता। चलिए यहाँ पे और देख लेते हैं इस तरह का, यहाँ पे सीधे राइट आंसर देख लेते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे देखिए प्लेटलेट एकत्रीकरण, तो ये कैसे होता है, तो ये CVD से होता है। अगर बात की जाए यहाँ पे
स्टीएटोरिया तो ये कुपोषण से होता है। न्यूरोसाइकेट्रिक ये हिपेटिक्स यहाँ पे इनसेफेलोपैथी से होता है। और मूत्र में प्रोटीन की अत्यधिक क्षति तो ये नेफ्रोटिक संलक्षण से होता है। फिर नेक्स्ट देखिए, आहार सर्वेक्षण की बात की जाए तो यहाँ पे FFQ है। मानव मृत्यु की बात की जाए तो MUAC है। और जीव रसायन की बात की जाए तो HB है। और रोग विषयक की बात की जाए तो विटॉक स्पोर्ट है। पोषण संक्रमण के कारण वर्तमान में भारतवर्ष में स्वास्थ्य देखभाल में आने वाली चुनौतियां दोनों तरह की हैं। अल्प पोषण व अत्यधिक पोषण की रोकथाम। भारत में जनसांख्यिकी संक्रमण के फलस्वरूप बुजुर्गों की जनसंख्या के अनुपात में बढ़ोतरी हो रही है। तो यानी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अविघटन और कारण ये दोनों ही बताए जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा उसे देख लेते हैं, वो क्या रहेगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा उसे क्या रहेगा, तो ए सही है लेकिन आर गलत है। यानी पोषण संक्रमण के कारण वर्तमान में, यानी ए सही है और आर गलत है। पोषण संक्रमण के कारण वर्तमान में भारतवर्ष में स्वास्थ्य देखभाल में आने वाली चुनौतियाँ दोनों तरह की हैं। तो ये क्या हो जाएगा, अल्प पोषण व यहाँ पे अधिक पोषण की रोकथाम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। SAM बच्चों की पहचान के लिए WHO का मानदंड WHZ स्कोर यहाँ पे माइनस यानी 2XD से कम होता है। तो यहाँ पे -2XD से कम होता है। कारण क्या कह रहा है कि ये SAM बच्चों के गृह आधारित प्रबंधन के लिए WHO के द्वारा RUTF की सिफारिश की गई है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा, अगर उसकी बात की जाएगी तो यहाँ पे जो राइट आंसर बन जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा ए गलत है किंतु आर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर यहाँ पे पेयर्स है, इसको पेयर्स को हम यहाँ देख लेते हैं, क्योंकि सारे पेयर्स हमारे लिए तब इम्पोर्टेंट हैं जब हम जून 2025 की क्या करें, प्रिपरेशन किसकी करें, यूजीसी नेट की। जून 2025 में हम क्या करेंगे कि यूजीसी नेट में बनने वाले क्वेश्चनों को ही प्रैक्टिस में लिया करेंगे, जिससे कि मई के आसपास ये काम स्टार्ट हो जाएगा, अप्रैल या मई में। टिटेनियम की बात की जाए तो ये कैल्शियम है। अगर बात की जाए यहाँ पे एन्यूलर स्टोमेटाइटिस की तो ये राइबोफ्लोविन हो जाएगा। और ये मैक्रोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया की तो ये फॉलिक एसिड हो जाएगा। और जिंजिवाइटिस की बात की जाए तो एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा। और यहाँ पर नीचिया की बात की जाए तो लोहा तत्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कुपोषित माताएं बच्चों को सफलतापूर्वक स्तनपान करवा सकती हैं। तो यहाँ पर अत्यधिक कुपोषण की अवस्था में भी माँ के दूध की मात्रा व गुणवत्ता में पर प्रभाव नहीं पड़ता। तो यानी पूछ रहा है कारण और कथन दोनों कैसे हैं। तो याद रखिएगा ए सही है और आर गलत है, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि जब अत्यधिक ये क्या हो, कुपोषण है तो की अवस्था में तो माँ के दूध की मात्रा व गुणवत्ता में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जबकि ये पड़ेगा। तो ये सही है पर आर गलत है। यानी कुपोषित माताएं बच्चों को सफलतापूर्वक स्तनपान करा सकती हैं, लेकिन अत्यधिक कुपोषण की अवस्था में माँ के दूध की मात्रा व गुणवत्ता पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं। भोजन में प्रोटीन और कैलोरी की गंभीर कमी के कारण होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, मेरास्मस हो जाता है। पोषक तत्वों से होने वाली बीमारियों का मिलान कीजिए। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, पेयर्स देखना है। तो यहाँ पे इस तरह देख लेते हैं। स्कर्वी की बात की जाएगी तो विटामिन सी है। और यहाँ पे क्रेटो मलेशिया की बात की जाएगी तो विटामिन ए है। अगर बात की जाती है एंगुलर यहाँ पे स्टेमोटाइटिस तो यहाँ पे रिबोफ्लोविन है। और यहाँ पे बात करते हैं परनीसियस तो अनीमिया की तो यहाँ पे विटामिन B12 है। तो इस तरह से ये हमारा पेयर्स बन जाएगा।
चलिए नेक्स्ट, जब बच्चों की वृद्धि तीव्रता से बाधित हो और उसके शरीर पर कम उपचर्म, वसा और मांसपेशियां हो, ऐसी स्थिति को कहते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है उसी को कहा जाता है सूखा रोग, क्योंकि उसकी क्या हो जाती हैं, यहाँ पे वसा की लेयर कम होती है और मांसपेशियां अलग उभरी हुई सी दिखती हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उच्च प्रोटीन आहार दिया जाता है तो कुपोषण की दशा में या कुपोषण की स्थिति में उच्च प्रोटीन युक्त आहार दिया जाता है। मेरस्मस रोग होता है तो वो प्रोटीन की कमी से होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वह प्रोटीन युक्त आहार की आवश्यकता नहीं होती है तो याद रखेंगे कुपोषण की। त्वचा झुर्रियों युक्त एवं उसका रंग पीला होना लक्षण प्रदर्शित करता है तो वो किसका करेगा, तो कुपोषण का करेगा। निम्न में से मोटापे के कारण है तो ज़्यादा खाना खाना। मेरस्मस बीमारी पाई जाती है तो 1 वर्ष से कम के बच्चों में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मेरस्मस से प्रभावित बच्चा चिड़चिड़ा होता है क्योंकि वह क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। कमजोरी के कारण उसे क्रोध अधिक आता है। कुपोषण तथा डॉट डॉट में गहरा संबंध है तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों में क्या गहरा संबंध है, तो अभी हमने देखा था कि वो क्या ऐसा हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है। और यहाँ पे और क्या हो जाता है कुपोषण की कमी से, क्योंकि वो चिड़चिड़े होने के साथ ही कैसा हो जाता है, तो आप बताएंगे कि उसमें चिंता का स्तर भी बढ़ जाएगा। यहाँ पे पायरिया रोग होता है तो ये दांतों में हो जाता है। दांतों की एक बीमारी है जिसमें क्या हो जाता है, आपके जो मसूड़े हैं वो किस तरह के हो जाते हैं, तो यहाँ पे आप बताएंगे कि वो मसूड़े किस तरह के हो जाते हैं, कि उनमें से क्या काला कालापन आ जाता है और बदबू आने लगती है। चलिए नेक्स्ट देखिए। अगर एक बच्चे में पौष्टिकता की कमी है तो उसके सिर की पर्दी, तो जो उसके सिर की पर्दी है वो क्या हो जाएगी, छाती से छोटी होती है। अगर उसके अंदर पौष्टिकता की कमी है तो इसका सिर क्या है, उसकी छाती से छोटा बनेगा। क्वाशोरकर रोग किसकी कमी से होता है, तो यहाँ पर प्रोटीन की कमी से क्वाशोरकर होता है। वसा की मात्रा किस स्थिति में बढ़ा देनी चाहिए, तो यहाँ पर कुपोषण की स्थिति में बढ़ा देनी चाहिए। पौष्टिकता की बढ़ोतरी से होने वाली 2 बीमारी हैं तो यहाँ पे है, यहाँ पे फ्लोरोसिस और मोटापा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप दोनों पे अवेलेबल रहेगी। अब हमारा आता है, अभी हमने पढ़ा कुपोषण और सुपोषण, अब पढ़ेंगे संतुलित आहार। संतुलित आहार का मतलब है कि जो आपकी एज ग्रुप है, जो आपका कार्य है, जिसे आप कर रहे हैं हैवी मॉडरेट, उसके अकॉर्डिंग अपने आहार में पोषक तत्वों को शामिल करना। यहाँ पे बात करते हैं ICMR और NIN 2020 IDA सारणी के अनुसार प्रति 2000 किलो कैलोरी पर फाइबर की प्रतिदिन की मात्रा कितनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा 30 ग्राम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से सामान्यतः कौन सा संतुलित आहार के लिए आवश्यक नहीं है, तो वो है चाय। ये पिछली बार भी आया था इसी तरह का चाय का, तो ध्यान रखिएगा। प्राकृतिक आहार की श्रेणी में नहीं आएगा, तो ऐसे करके चाय था। फल व सब्जी, दालें और सलाद, आप ये सभी संतुलित आहार में ले सकते हैं, मगर चाय कोई संतुलित आहार नहीं है।
यहाँ पे पेयर्स दिया गया, पेयर्स को हम यहाँ देखेंगे, क्योंकि अगर बात की जाए बेंजोइक अम्ल की तो जैम और जेली में होता है सल्फर डाइऑक्साइड, सुखाई गई सब्जियां हैं, और यहाँ पे निशीन की बात की जाए चीन है, एसिटिक अम्ल है तो वहाँ पे चटनी है, और सोडियम बाइट्रेट की बात की जाए तो संशोधित गोश्त है या संसाधित गोश्त है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। साइनोजेन रासायनिक सूत्र डॉट डॉट के साथ एक रासायनिक यौगिक है तो वो हो जाता है हमारा रासायनिक यौगिक सी, यहाँ पे C4N4। हमें संतुलित आहार लेना चाहिए तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इससे आहार संबंधी समस्याएं पूरी हो जाती हैं। एक ऐसा आहार जिसमें भोजन के सभी आवश्यक घटक सही अनुपात में शामिल होते हैं इसे कहा जाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा संतुलित आहार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भोजन का पौष्टिक मूल्य किस विधि से बनाया जा सकता है तो वो हो जाती है उपरोक्त सभी से। अंकुरित करके भी हम भोजन में पौष्टिक मूल्य बढ़ा सकते हैं, और खमीरीकरण करके और यहाँ पर फार्टिफिकेशन करके भी हम पोषक तत्व बढ़ा सकते हैं। ये पेयर्स है यूजीसी नेट में। मांस की अगर बात की जाएगी तो माइग्लोबिन होता है, टमाटर में लाइकोपिन होता है, बैंगन में एंथोसाइटिन होता है, सलजम में एंथोजेनेथिन होता है, और मक्का में यहाँ पे जेंथोफिल होता है। तो इस तरह से क्या क्या पाया जाता है किस भोज्य पदार्थों में, ये हमारा क्लियर हुआ। 0 से 6 महीने के बच्चे के लिए प्रतिदिन लगभग कितना प्रोटीन देना चाहिए तो वो हो जाता है 0.5 या फिर कहें 0.5 ग्राम किलो प्रतिदिन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे पेयर्स है और यूजीसी नेट का है तो उसको आज हम इसमें देखेंगे। चलिए यहाँ पे देखते हैं घी सरसों कढ़ी, यहाँ पे है कढ़ी और अलसी। तो इस तरह से यहाँ पे अगर बात की जाए तो घी की क्या है SFA है, और यहाँ पे सरसों को MUF है, और यहाँ पे बात की जाए कढ़ी या फिर कहें सेफेफलावर तो ये हो जाता है LA है, और अलसी की बात की जाए फ्लैक्स की तो ये ALA है। निर्जलित आलूओं, पालक, फूलगोभी और रागी में आर्द्रता की मात्रा होनी चाहिए तो ये हो जाती है 8 से 24%। निम्नलिखित में से कौन सा पोषण अभाव रोग नहीं है तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा नहीं है, तो जिसकी वजह से पोषण अभाव रोग नहीं होता है ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे डिस्लेपिडेमिया, और दूसरा यहाँ पे हो जाएगा, याद रखेंगे कि यहाँ पे जो दूसरा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे जो रहेगा नर्वोसा रहेगा, या फिर कहें एनोरेक्सिया नर्वोसा रहेगा। तो इस तरह से यहाँ पे ये यूजीसी के हैं, आपके टीजीटी पीजीटी में बिल्कुल नहीं आएंगे। आ सकते हैं तो एलटी में आपको 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा इस टाइप का। चलिए यूजीसी में भरमार मिलती है इसी टाइप के क्वेश्चनों की, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए अगर बात की जाए अल्फा लिपोइक एसिड तो आलू में पाया जाता है, सक्रिय पदार्थ है। फिर यहाँ पे है फ्लेवोनाइड्स तो लहसुन में पाया जाता है। अगर यहीं पे बात की जाए किसकी
लाइकोपिन की तो ये टमाटर में पाया जाता है। और यहाँ पर ग्लूटाथायोन की बात की जाए तो यहाँ पे एवोकेडो में पाया जाता है। सेलेनियम की बात की जाए तो समुद्री खाद्य पदार्थ है। तो यहाँ पे चलिए नेक्स्ट देखते हैं खाद्य पदार्थ और घटक। और इन्हें हम क्या करते हैं, मैचिंग करते हैं। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। और यहाँ पर वाइन की बात की जाए तो कैटेचिन्स है। आलू बुखारे का रस तो यहाँ पे लेसिथिन है। ग्रीन टी यहाँ पर पेप्टिन है। और मायोनीज यहाँ पर मायोनीज की बात की जाए तो यहाँ पर रेजिवेट्रॉल है। और सलामी की बात की जाए तो सोडियम बेंजोएट है। ठीक है, इस तरह से क्या थे यहाँ पे, इस तरह से। ठीक है, मेयोनीज की बात की जाए तो लेथिन है। और सलामी की बात की जाए तो सोडियम नाइट्रेट है। ठीक है, सोडियम बेंजोएट किस में होता है, तो बेंजोएट होता है आलू बुखारे में। ग्रीन टी में क्या पाया जाता है, तो कैटेचिन्स पाया जाता है, इसकी वजह से वो पेट कम कर पाती है। वाइन की बात की जाए तो यहाँ पे रेजियोवेरेट्रॉल है। अगर मैं यहाँ पे मेयोनीज की बात की जाए तो यहाँ पे लेसिथिन है। और सलामी की बात की जाए तो सोडियम नाइट्रेट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे बात करते हैं मोनोसेक्राइड्स की, तो फॉलिंगस टेस्ट है। और यहाँ पे कीटोस की तो शुगर सेलिवेनाफस टेस्ट है। अमीनो एसिड की बात की जाए तो निनहाइट्रिन टेस्ट है। और प्रोटीन तो माइक्रोजेल्डाल तरीका है। एस्कॉर्बिक एसिड तो डाइक्लोरोफिनाइल यानी एंडोफिनॉल ट्राइटेशन है। तो इस तरह से एक संतुलित आहार में ऊर्जा अधिकांशतः प्राप्त होती है। इससे तो आप याद रखेंगे अनाजों और बाजराओं से। ठीक है, क्योंकि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितना मिलता है, 4 किलो कैलोरी। ऐसे ही 1 ग्राम प्रोटीन में भी 4 किलो कैलोरी, जबकि वसा क्या देती है हमें, 1 ग्राम में 9 किलो कैलोरी प्रदान करती है। संतुलित आहार का अर्थ है, तो यहाँ पे याद रखिएगा, ऐसा आहार जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व सही मात्रा में आपके आयु तथा व्यवसाय यानी आपके उसको देखते हुए मौजूद होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ऊर्जा चयापचय। तो ऊर्जा मापने की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है। तो ऊर्जा को हम जूल में मापते हैं, ये इसकी अंतर्राष्ट्रीय इकाई है। और यहाँ पे बात करते हैं ऊर्जा को मापने की विधि को कहा जाता है, तो यहाँ पर कैलोरीमेट्री कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं केंद्रीय नाड़ी संस्थान के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो यहाँ पे ग्लूकोज है। ये आपके टीजीटी पीजीटी के लेवल के क्वेश्चन चल रहे हैं, याद रखिएगा। बॉडी मास इंडेक्स की बात की जाती है यानी BMI की बात की जाती है, तो ये शरीर का भार किलोग्राम में शरीर की लंबाई यहाँ पे और मीटर में इसको डिफाइन करते हैं, स्क्वायर के 2। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक अत्यधिक क्रियाशील पुरुष के लिए कैलोरी की ऊर्जा होगी। देखिए यहाँ पे कैलोरी की ऊर्जा हो या फिर आपकी मतलब ये पूछा जाए कि कितनी मात्रा उसके में मौजूद होगी, तो वो सब क्या हो जाती है, उसके अधिक कार्य करने या ना करने पर होती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 2875 हो जाएगा। ये किसी दिन RDC के चार्ट को देखेंगे और तब हम देख पाएंगे कि क्या क्या मतलब पूछा जाता है। देखिए RDC का जो चार्ट है वो बड़ा करने पर हो रहा है, तो इसलिए टाइप करके फिर आपको RDC का चार्ट कराते हैं। तो आज के सेशन में बस इतना ही, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम। ये वाला जो PDF आपको हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सअप दोनों पे अवेलेबल रहेगा, दोनों की लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो आज के सेशन में बस इतना ही, अगले सेशन फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।